हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन है, इससे पहले मैंने आपका निषेचन का लेक्चर दिया था। ठीक है, तो पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, निषेचन के बाद जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो निषेचन के बाद होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम पश्च निषेचन में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, निषेचन आपको पता है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज़न हो जाता है तो उसे आप क्या कह लेते हो, निषेचन कह लेते हो। ठीक है, अब निषेचन के बाद जो एग रहता है या जो आप जाइगोट बोल लो, उसके विभाजन में, ठीक है, उसके विभाजन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो जाइगोट है वो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो उसकी स्टेज है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे इनके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। तो फर्स्ट है विदलन, इसे आप क्लीवेज भी कहते हो। ठीक है, तो जब क्या होता है, अंड कोशिका क्या होती है, वही जो एग बन गया है, ठीक है, वो एग सेल क्या करती है, जब डेवलपमेंट की आपकी आरंभिक अवस्था में होती है तो उसमें बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन या आप बोल सकते हो माइटोसिस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब बार बार डिवीज़न होता रहता है तो जो युग्मनज होता है वो क्या करता है, मतलब कुछ एक टाइम तक बिना आकार के क्या करता रहता है। ठीक है, मतलब आकार में बिना वृद्धि किए, ठीक है, आप बोल सकते हो कि उसका साइज सेम रहता है। ठीक, और बिना साइज इंक्रीज करे वो क्या होता रहता है, अनेक कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो निषेचित एग है या फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, या जाइगोट है, उसमें क्या होता है, इस तरह का जो विभाजन होता है, इस विभाजन को आप क्या बोलते हो, क्लीवेज बोलते हो, विदलन बोलते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम बता रखा है, ये मोरुला वाली स्टेजेस हैं, तो आप विदलन में बता सकते हो कि देखो पहले क्या है, यहाँ से पहले मैंने मान लिया यहाँ पे एक जाइगोट था, इसमें यहाँ इस तरह से न्यूक्लियस दिख रहा था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, होलोब्लास्टिक डिवीज़न आप इसे कह सकते हो। ठीक है, होलोब्लास्टिक डिवीज़न मतलब जब मतलब आफ्टर निषेचन जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, 24 घंटे बाद ही क्या कर लेता है, जो होलोब्लास्टिक विदलन है, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो, होलोब्लास्टिक डिवीज़न कहते हो, दो सेल में डिवाइड हो जाता है फर्स्ट समसूत्री विभाजन में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ये क्या करता है, आगे जो सेकंड डिवीज़न है और थर्ड डिवीज़न है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड डिवीज़न में और थर्ड डिवीज़न में 4 सेल और 8 सेल में, मतलब 8 सेल क्या बोलोगे आप, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद देखो आगे ये फिर डिवीज़न इसमें होता रहता है, आगे कितना हो गया, 16 सेल, और इस 16 सेल को आप क्या बोल सकते हो, अर्ली ब्लास्ट मोरुला सेल, मोरुला बोल सकते हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप, लेट मोरुला या मोरुला इसे नाम दे देते हो। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं उस एग की जो अलग अलग आती हैं बार बार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है इस पे कि देखो क्या हुआ, यहाँ पे ओवल्यूशन हो गया, एग आया ऐसे, ठीक है, और क्या हो गया, यहाँ पे एग जैसे ही सेकेंडरी उस साइड बाहर निकला था बॉडी से, ठीक है, यहाँ से ओवरी से जो भी है यहाँ पे तक पहुँच गया वो एम्पुला तक, इसमें फिर क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म आते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये जो इतनी सारी जो भी प्रोसेसेस हैं इसको आप क्या नाम दे रहे थे, पश्च निषेचन नाम दे रहे थे। ठीक है, तो पश्च निषेचन में फर्स्ट क्या थी, क्लीवेज थी। तो क्लीवेज में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जब उसमें डिवीज़न होता है तो ए जो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जाइगोट कितने सेल में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से 2 सेल उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के डिवीज़न को मैंने कहा आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोल लो तो पूर्णभंजी डिवीज़न, और इंग्लिश में बोल लो या विदलन बोल लो तो इंग्लिश में होलोब्लास्टिक क्लीवेज आप कह देते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें क्या होता है,
जो डिवीज़न हुआ वो माइटोसिस हुआ, ठीक है। 1 से 2, 2 टू फिर क्या बनेंगी 4 बनेंगी, 4 टू क्या बनेंगी 8 सेल्स बनेंगी, ठीक है। इसके बाद इतना क्लीवेज होने के बाद अब नेक्स्ट जो 8 के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर होता है उसे आप क्या कहते हो, मोरुला कहते हो, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ेंगे। फिर मोरुला के बाद अर्ली ब्लास्टोसिस आता है, लेट ब्लास्टोसिस आता है, ठीक है। फिर इसका इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वॉल में, और उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है, यानी अंगों का विकास। तो जो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट करने लग जाता है तो उस सेल स्ट्रक्चर को आप गैस्ट्रोला कहते हो, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेज आ गई मोरुला, ठीक है। अब इसमें देखो मोरुला मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 16 सेल जो स्टेज होती है उसको आप क्या कह लेते हो ऐसे, ये क्या कहलाती है, मोरुला कहलाती है, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा ये बता देती हूँ कि जो सेकंड यहाँ पे हो रहा था, सेकंड और थर्ड डिवीज़न हो रहा था, इसके पश्चात जो भी आपको सेल स्ट्रक्चर मिलता है या जो भी युग्मनज मिलता है, इसकी जो कोशिकाएँ हैं अंदर आपको दिख रही हैं, यहाँ पे देखो 8 सेल दिख रही है, यहाँ पे 4 सेल दिख रही हैं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, ब्लास्टोमियर्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रख लेना। अब इसके बाद मैंने कहा क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, डिवीज़न होगा, थर्ड डिवीज़न के बाद आफ्टर, तो उस जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा उसको क्या बोलते हो आप, मोरुला कहते हो, ठीक है। तो मोरुला क्या होता है, 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी ये सेल्स हैं यहाँ अंदर, वो एक गेंद का क्या ले लेती हैं, आकार ले लेती हैं, ठीक है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, एक गेंद है, ठीक है, गेंद की भांति दिखता है। यहाँ पे दिखा लेती हूँ मैं, ठीक, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से एक बॉल की तरह लगता है, ठीक है। और इसके भी क्या होते हैं अंदर, ये देखो जो छोटी छोटी सिंगल सेल्स हैं, इनको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, ब्लास्टोमेयर्स नाम दे दिया, ठीक है। अब जब ये डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो ये डेवलपमेंट के 5वें दिन लगभग, ठीक है, जो ये मोरुला होता है वो क्या होता है, मोरुला स्तर का जो भ्रूण होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय में पहुँच जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ये डे 5 से, ये देखो एडवांस्ड मोरुला है, और यहाँ पे डे 5 to 6 मतलब, ठीक है, डे 5 to 6 ये कहाँ पे तक पहुँच गया, गर्भाशय तक पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर है या जाइगोट की ये जो फॉर्म है, इसको आप क्या कहते हो, मोरुला कहते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है कौन सी, ब्लास्टुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला क्या है, जब गर्भाशय में थोड़ा बहुत गर्भाशय तक पहुंच जाएगा ये मोरुला, ठीक है, इसके बाद वहाँ क्या मिलेगा, उसे डेवलपमेंट मिलेगा, यानी पोषण मिलेगा। पोषण करने के पश्चात, पोषण मिलने के पश्चात क्या हो जाएगी, जो भ्रूण की कोशिकाएं होंगी, ठीक है, यहाँ देख रहे थे आप बहुत सारी सेल थी एक साथ ऐसे जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसी ब्लास्टुला स्टेज आती है उसमें क्या होती हैं, सारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, वृद्धि कर अकेंद्रित हो जाती है। अकेंद्रित मतलब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रही है, जो ये इनर सेल्स हैं उन्होंने एक जगह पे क्या कर लिया है, ढेर कर लिया, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये ऐसा लग रहा है खाली पोर्शन, ठीक है। तो इसको अकेंद्रित हम बोल सकते हैं इस तरह से कि क्या है, यहाँ कुछ मतलब कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या हो गया है, इसको आप इसेंट्रिक गुहा बोल देते हैं, ठीक है। तो इस इसेंट्रिक गुहा के यहाँ क्या हो गई है, ये व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस व्यवस्थित होने को हम क्या कहते हैं, मतलब ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब जब ये क्या होता है, स्तनधारियों में होती है, ठीक है। स्तनधारियों में अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ, जैसी जो मोरुला ने क्या कर दिया, डेवलपमेंट करके एक गुहा विकसित करके तो ब्लास्टुला बना दिया, ठीक है। तो मोरुला से जब ब्लास्टुला बन गया, जब मतलब क्या हुआ, पीछे देखा था आपने कि मोरुला आया था यहाँ पे, अब मोरुला से क्या बन गया, इस तरह से एक गुहा में क्या हो गए, वो गुहा बना के एक साइड पे कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो जब मोरुला से ब्लास्टुला में बदल जाता है तो इस ब्लास्टुला को हम क्या कहते हैं, स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस कहते हैं, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, जो एक
जो ये बाह्य परिधीय स्तर होता है ये वाला, ठीक है, ये क्या करती हैं, जो भी इपिथीलियम आप कह सकते हो, इसको इपिथीलियम सेल्स कह सकते हो, ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं, ठीक है ना। तो मोरोला के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, ठीक है। और ये क्या बनाएंगी, ये अंदर की सेल बनाएंगे, आगे जब डेवलप करेगा ये बाहर की सेल, बाहर की लेयर बनाएंगे, और ये जो अंदर अनियमित कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगे, अंदर की कोशिका सेल बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक मेम्ब्रेन बना देंगे आगे, ठीक है, जो क्या होती हैं, तनी हुई होती हैं और चपटी होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या में फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि विकास तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ब्लास्टुला बन गया तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आगे बढ़ेगा, ठीक है। आ गया। तो जो ट्रोफोप्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आंतरिक कोशिका पिंड द्वारा यहाँ से क्या होती हैं, बाह्य कोशिका से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, बाह्य कोशिकाएं जो भी होती हैं जो इपिथीलियम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसमें आती है, ठीक है, गैस्ट्रोला, ठीक है, गैस्ट्रोला आती है। तो गैस्ट्रोला क्या है, ब्लास्टुला आपने देखा था यहाँ पे एक स्तरीय संरचना आपको दिख रही थी, ठीक है। अब गैस्ट्रोला क्या होती है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट होता है, मैंने अभी बताया था कि ये सेलें भी क्या हो जाती हैं, क्योंकि ये अनियमित आकार की होती हैं, अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेल लेवल आप ये बोलोगे और सेकंड लेवल ये बन जाता है, तो दो स्तरीय हो जाता है। कौन, जब द्विस्तरीय हो जाए ब्लास्टुला तो उसे आप तब ब्लास्टुला नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हो, गैस्ट्रुला बोलते हो, ठीक है। तो जो इस तरह से बाहर की लेयर होती है उसको आप एक्टोडर्म नाम दे देते हो, अंदर की मतलब बाहर की जो सेल्स की लेयर होती है उसे एक्टोडर्म बोलोगे, अंदर वाली को क्या बोलोगे, एंडोडर्म बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है फिर आगे, जब ब्लास्टुला आपको मैंने बता दिया कि एक स्तरीय संरचना है, जैसे जैसे इसकी दीवार की कोशिकाओं में, यहाँ पे देखो ब्लास्टुला एक स्तरीय संरचना, इसकी दीवार की कोशिकाओं में जब क्या होगा, ये कोशिकाएं होंगी, अभिगमन करेंगी, इधर चली जाएंगी, लग जाएंगी, ठीक है, और क्या हो जाएंगी, रीअरेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो तब क्या बन जाएगा, इस तरह से दिख रहा है आपको, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ये द्विस्तरीय संरचना बन जाती है, ठीक है। तो इस द्विस्तरीय संरचना को तब हम क्या नाम दे देते हैं, गैस्ट्रुला नाम दे देते हैं, ठीक है। और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, इस प्रकार जब ये भ्रूण हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है तो इसमें विभिन्न अंग क्या होने लग जाते हैं, मतलब बनने लग जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, और मतलब सेल डिवीज़न होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जो गैस्ट्रुला है उसमें अंगों का धीरे धीरे निर्माण होने लग जाएगा इन कोशिकाओं से, ठीक है। तो ये है, इसमें आगे देखो कह रहा है, अब देखो जो गैस्ट्रुला होता है उसमें कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 परिवर्तन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे आप देख लेना। इसमें मैं ये वाला डायग्राम ऐसे ही रहने देती हूँ। इसमें 3-4 परिवर्तन ये आते हैं कि देखो, पहले तो आपको सिर्फ इक्टोडर्म और इंडोडर्म दिख रही थी, ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पहले क्या है, सिर्फ इक्टोडर्म और इंडोडर्म बनी हुई है। फिर मैंने बोला सेल डिवीज़न होगा, पुनर्विन्यासित होंगी और धीरे धीरे क्या करेंगी, वो डेवलपमेंट करेंगी, तो अलग अलग अंगों का निर्माण करने लग जाएंगी कोशिकाएं, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या करती हैं, जो ये फ्यूचर गट लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्केंटिरॉन, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूँ, फ्यूचर गट, ये आर्केंटिरॉन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो आर्केंटिरॉन का क्या करती हैं, पहले निर्माण करती हैं, ठीक है। इसे आप प्रिमिटिव गट भी बोलते हो। तो जो भ्रूणीय एंडोडर्म होती हैं, ठीक है, ये वाली, ये देखो एंडोडर्म, तो ये क्या करती हैं, लगातार डिवीज़न करती रहती हैं, जिससे यहाँ इस तरह की एक गुहा आपको दिख रही है, तो इस गुहा को आप क्या बोल देते हो, आर्केंटिरॉन बोल देते हो। तो इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। फिर ये भी आगे क्या करती रहेगी, डेवलपमेंट करती रहेगी। आगे बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस चित्र मुझे इतना ही मिला था, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। तो दूसरा क्या होता है, एक एमनियोटिक गुहा होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रुला की ट्रोफोब्लास्ट और भ्रूणीय जो एक्टोडर्म होती है, ठीक है, जिसे आप इपीब्लास्ट बोल सकते हो। तो इपीब्लास्ट क्या करती है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, चित्र मिले ही नहीं मुझे, ठीक है। तो जो इपीब्लास्ट होती है वो क्या करती है, दोनों के बीच क्या बन जाती है, मतलब एक गुहा बन जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, एमनियोटिक कैविटी बोलते हो या एमनियोटिक गुहा बोलते हो, ठीक है। और इस एमनियोटिक गुहा में क्या होता है, एमनियोटिक
फ्लड भरा हुआ होता है, ठीक है। इसको आप आगे जब मैं भ्रूण की कलाएं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन्स पढ़ाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि एमनियोटिक गुहा क्या है। यहाँ पे मैं जनरल आपको इंट्रो दे रही हूँ इसका, ठीक है। तो थर्ड जो बनता है वो बनता है प्राइमरी योक सैक, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जो स्तनधारी है उनमें तो योक सैक होता नहीं है। तो यहाँ जो भ्रूणीय एंडोडर्म होता है, ठीक है, ये इस तरह से देखो एंडोडर्म है, इसकी जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या कर देती हैं, जो ब्लास्टोसील है, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ब्लास्टोसील है, मतलब दिख रहा है आपको कि इक्टोडर्म, यहाँ पे भी देख सकते हो इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक इस तरह से घूमी हुई संरचना है, उसके बीच क्या बन गई है, कैविटी बन गई है, ठीक है। तो इसको आप ब्लास्टोसील कहते हो, ठीक है। तो इस ब्लास्टोसील को वो क्या कर देती हैं, कौन, ये जो इंडोडर्म है वो अस्तरित कर देती हैं, ठीक है। तो जब ये अस्तरित हो जाती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इस तरह से, तो इसको फिर आप क्या नाम दे देते हो, जो ब्लास्टोसील गुहा है इसी को आप क्या बोल देते हो, प्राइमरी योक सैक बोल लेते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो 3-4 ये मैंने कर रखे हैं, ठीक है, ये है ब्लास्टोसील, यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, ठीक। अब चौथी जो है वो है प्रिमिटिव आद्य और भ्रूणीय मीजोडर्म का निर्माण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हो कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक है या एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, इसका भी क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। तो जो गैस्टुलेशन का अंतिम चरण होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा अलग अलग बता रखे हैं मैंने, ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से इस तरह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया, गैस्टुला बन गया, ठीक है। अब गैस्टुला में ये थोड़ा बहुत जितना भी चित्र मिला वो मैंने लिखा हुआ है। तो जब गैस्टुला लास्ट स्टेज में होता है अपने, जब वो क्या कर रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के मध्य, मतलब उन इसकी क्या होती है, एक खांच क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हो। यहाँ पे तो खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है वैसे, ठीक है, यहाँ तो आपको आर्गेंटिरॉन का ही पता चल रहा है, ठीक है। तो आगे आपको और कहीं चित्र मिलेंगे तो आप वहाँ देख लेना, नहीं तो इतना तुम्हारे सिलेबस में यानी 12वीं के सिलेबस में इतना ही है बस। ये भी गैस्ट्रोला में होने वाले परिवर्तन में मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं कि यहाँ पे आप आर्केंड्रॉन बोलोगे कि आप भ्रूणीय कलाओं में कहाँ से आ गए, एमनियोटिक गुहा कहाँ से आ गई, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक। तो जो आद्य रेखा बन जाती है, इसको आप खांच भी बोल सकते हो, ठीक है, एक खांच विकसित हो जाती है। तो इस खांच का जो अगला हिस्सा होता है वो एक घुंडी के रूप में क्या हुआ होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। और इस घुंडी को या जो भी फूला हुआ भाग है इसको आप क्या बोलते हो, आद्य घुंडी बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह से इतना ही था इसमें आज पश्च निषेचन में। इसके बाद अब आगे नेक्स्ट उसमें मैं आपको इम्प्लांटेशन और बाह्य भ्रूणीय कलाएं होती हैं जो, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनके बारे में बताऊंगी। तो आज आप इतना कर लीजिए, ठीक है।